हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन बायोलॉजी एट टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स, ये है स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है फ्रेंड्स, इसको समझते हैं। तो जो चैप्टर चल रहा फ्रेंड्स हमारा, दैट इज़ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, और इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है आज का वो है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम, पिछली वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट के अंदर है ब्लड किस तरीके से पंपिंग होती है और कार्डियक साइकिल किस तरीके से कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स, जो ब्लड एक बार में हार्ट के द्वारा पंप होता है, तो जितना भी ब्लड पंप होगा उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। देखिए क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट of the left ventricle of the heart during each systolic cardiac contraction। देखिए फ्रेंड्स, एक बार में जो ब्लड पंप होगा हार्ट के द्वारा उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ये कितना होगा? ये होगा फ्रेंड्स 70 ml। ठीक है, एक बीट के अंदर 70 ml ब्लड आपका पंप हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है कार्डियक आउटपुट। देखिए कार्डियक आउटपुट का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट है, हार्ट की जो हार्ट बीट है फ्रेंड्स, एक मिनट के अंदर 70 to 75 टाइम्स थी। मैंने आपको बताया था 70 to 75 टाइम्स। और इसका अगर एवरेज की बात करें तो फिर एवरेज जो इसकी थी, एवरेज थी 72 बीट पर मिनट। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट क्या है फ्रेंड्स, द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट, जो हार्ट रेट है, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी है? 70 ml। और हार्ट रेट कितनी है फ्रेंड्स? 70 to 75 बीट पर मिनट। ठीक है, तो 72 एवरेज मान के चला था। तो ये क्या है, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्डियक आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है एक बार में जो ब्लड, जो हार्ट के द्वारा टोटल कितना ब्लड पंप हुआ एक मिनट के अंदर, उसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो देखिए कार्डियक आउटपुट का क्या फॉर्मूला है, HR, यानी हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो देखिए क्या है, 70 to 75 टाइम्स इसकी बीट बताई थी मैंने आपको, एवरेज हमने 72 माना है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, क्योंकि एक बार में एक बीट में 70 ml ब्लड आपके हार्ट के द्वारा बाहर रिलीज़ होता है, तो ये टोटल हो जाएगा 4.9 to 5.2 लीटर्स ब्लड। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4.9 to 5.2 लीटर्स ब्लड। इसके एवरेज की बात करें तो फ्रेंड्स, एवरेज 5 लीटर ब्लड एक बार में आपके ब्लड के थ्रू पंप होता है एक मिनट के अंदर। ठीक है, तो एवरेज कितनी है? 5 लीटर्स इन 1 साइकिल। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स ECG, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, और वैसे भी इसको समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो ECG क्या है? ECG आपको बताती है कि आपके हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी किस तरीके से चलती है। ठीक है, तो हार्ट जो आपका ब्लड पंप करेगा, उस ब्लड को पंप करने के बाद, जैसे आर्टेरियल सिस्टोल हुआ, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, फिर आर्टेरियल और वेंट्रिकल डायस्टोल हुआ, और इसका ज्वाइंट डायस्टोल। पिछले हमने फ्रेंड्स कार्डियक एक्टिविटी के अंदर मैंने आपको बताया था, कार्डियक साइकिल के अंदर, तो वो जो प्रोसेस था फ्रेंड्स, जैसे आपका एट्रिया पंप करता है तो पंप करने के साथ एक वेव जनरेट होती है। इसी तरीके से जैसे वेंट्रिकल पंप करेगा तो वहाँ पे एक वेव जनरेट होगी, और जब आपका वेंट्रिकल और आर्टरिया दोनों जब रिलैक्स स्टेट में जाएगा, रेस्ट में जाएगा, तो उससे भी एक वेव आपकी जनरेट होगी। तो ये जो वेव है फ्रेंड्स, इस वेव को रिप्रेजेंट करना उसे कहते हैं ECG। किसको रिप्रेजेंट करना? कार्डियक एक्टिविटी को। कार्डियक यानी हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करना ही ECG कहलाता है। देखिए क्या है, इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल के अंदर जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, हार्ट के अंदर जो जो एक्टिविटी हुई जिसमें कि लब और डब साउंड प्रोड्यूस हुआ, उसके अंदर क्या क्या हुआ, तो उससे एक वेव जनरेट होगी, वेव प्रोड्यूस होगी, उसे ही कहते हैं ECG। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, जब आप ECG कराने जाएंगे, जब आपके हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपके दिल में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आपको डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि आप ECG कराइए। तो फ्रेंड्स, जब आप ECG कराते हैं तो ECG में क्या होता है, डॉक्टर जहाँ पे आप ECG कराते हैं तो उनमें आपको क्या है, जो पेशेंट होता है, पेशेंट इज़ कनेक्टेड टू द मशीन, पेशेंट को मशीन से कनेक्ट किया जाता है, जिसमें 3 इलेक्ट्रिकल लीड होते हैं। ठीक है, तो जिससे कि इलेक्ट्रिक जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक पावर, और वो मॉनिटर करता है हार्ट की एक्टिविटी को। ईच पीक ऑफ ECG इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग वेव्स। इससे क्या होगी, अभी आपको बताया था कि एक वेव जनरेट होगी, और वो वेव क्या है, अभी देखिए ये डायग्राम देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये देखिए पेशेंट है, पेशेंट के अंदर क्या है, इसमें ये मशीन है, और मशीन के अंदर ये जो देख रहे हैं आप, ये लीड है। ठीक है, इस लीड को 2 लीड, तो अगर 3 लीड्स वाली वो होगी, तो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड ECG अगर आप कराने जाएंगे तो उसमें जो पेशेंट के अंदर की 3 इलेक्ट्रिकल लीड कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो 2 लीड होगा फ्रेंड्स, वो उसके रिस्ट में होगा, पेशेंट के दोनों रिस्ट में, और एक उसके एंकल के अंदर होगा नीचे। तो एक पैर में, 2 हाथ में होगा। तो इस तरीके से उनके ECG की कार्डियक एक्टिविटी को वहाँ पे वो पता लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, वापस चलते हैं।
देखिए अब ईसीजी में क्या फ्रेंड्स, आपको 3 वेव दिखाई देते हैं, 3 तरीके के वेव आपको जनरेट वहाँ पे देखेंगे। पहला क्या होगा, पी वेव, दूसरा होगा QRS, ठीक है, ये वाली वेव, और तीसरी होगी टी वेव। अब पी वेव कब जनरेट होगी, QRS वेव कब जनरेट होगी, और टी वेव कब जनरेट होगी, इसको समझते हैं एक बार। तो ये फ्रेंड्स ये है आपका हार्ट। इसमें मैंने आपको बताया था, ऊपर वाले 2 चैम्बर को हमने बताया था एट्रिया, नीचे वाले को बोला था वेंट्रिकल, ठीक है। तो जब एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी, यानी साइनो एट्रियल नोड की वजह से जब एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो इससे एक वेव जनरेट होगा, जिसमें क्या होगा फ्रेंड्स, एट्रिया से जो ब्लड होगा वेंट्रिकल्स के अंदर पहुंच जाएगा और एक वेव जनरेट होगी जिसे हम कहेंगे पी वेव। तो देखिए यहाँ पे जो एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कार्डियक एक्टिविटी के अंदर हमने पढ़ा था, उसे कॉमनली हमने उसे पढ़ा था एट्रियल सिस्टोल के नाम से। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम उसको याद रखेंगे एट्रियल डीपोलराइजेशन के नाम से, ठीक है। तो बताइए फर्स्ट जो है आपकी पी वेव कब जनरेट हुई, पी वेव जनरेट हुई फ्रेंड्स एट्रियल सिस्टोल की वजह से या एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से। तो देखिए जो पी वेव काउज द एट्रियल एक्साइटेशन यानी एट्रियल डीपोलराइजेशन विच काउज द एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट। तो पहली वेव जनरेट हुई एट्रिया के डीपोलराइजेशन की वजह से, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, जिसके बाद क्या हुआ, ब्लड कहाँ पहुँच गया, आपके वेंट्रिकल्स के अंदर। अब देखिए दूसरी वेव जो होगी फ्रेंड्स QRS, ये वाली जो वेव होगी ये होगी जनरेट वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो ब्लड आपके वेंट्रिकल के अंदर पहुंच चुका है, अब ये ब्लड आपकी बॉडी के अंदर और आपकी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर यानी लंग्स तक पहुंचना है। तो इसके लिए क्या होगा, जो वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस होता है इसे कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो फ्रेंड्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमने वहाँ पढ़ा था, तो लेकिन यहाँ पे इसको हम कहेंगे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के नाम से भी इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखिए QRS वेव जो जनरेट होगी इसे कब जनरेट होगी, इज द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल डीपोलराइज होगा तो इसे कहते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसके अंदर क्या होगा, एक तरीके से वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगी, तो जिससे क्या होगा, ब्लड आपका पंप हो जाएगा आर्टरी के अंदर और आर्टरी के साथ साथ दूसरा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। अब लास्ट वाली वेव जनरेट होगी फ्रेंड्स वो होगी टी वेव, और टी वेव के अंदर देखिए टी वेव कब होगी, जब आपकी वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेज में जाएगी। तो वेंट्रिकल जैसे ही रिलैक्स स्टेज में जाएगी तो इसमें एक वेव फिर से प्रोड्यूस होगा जिसे कहेंगे टी वेव, ठीक है फ्रेंड्स, टी वेव। अब टी वेव कब होगा फ्रेंड्स, एट्रिया और वेंट्रिकल के रिलैक्स करने की वजह से, एट्रिया और वेंट्रिकल के डायस्टोल की वजह से, तो इसे कहेंगे टी वेव, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए द टी वेव रिप्रेजेंट रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन, द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, द एंड ऑफ टी वेव इज द एंड ऑफ सिस्टोल। अब देखिए जैसे ही टी वेव आपका एंड होगा तो सिस्टोल आपका एंड हो जाएगा, अब आपका डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये तो थे फ्रेंड्स प्रोसेस आपके ईसीजी के। अब देखिए इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो आपका एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा यानी आपका एट्रियल सिस्टोल होगा उसमें कितना टाइम कंज्यूम होगा, 0.1 सेकेंड। दूसरा होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में 0.3 सेकेंड कंज्यूम होगा, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल के अंदर यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कह सकते हैं कि दोनों ही रिलैक्स स्टेज में जाएगा, मतलब कि ब्लड कंप्लीटली हार्ट से बाहर हो जाएगा। तो इसमें कितना टाइम कंज्यूम होता है, 0.4 सेकेंड। सो टोटल क्या होता है, एक आपकी कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने में टोटल टाइम जो है 0.8 सेकेंड कंप्लीट 8 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके बाद फ्रेंड्स, जो अब हार्ट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स, ठीक है। सो फर्स्ट वाला आता है फ्रेंड्स इसके अंदर हाइपरटेंशन। डिसऑर्डर का मतलब क्या अभी आपको बताया था कि जो हार्ट से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं उसे कहते हैं डिसऑर्डर्स। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं हाई बीपी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर। ये तो कॉमनली आपने देखा होगा लोगों के अंदर, ये कॉमनली देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन का क्या होता है, नॉर्मल आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं आपका बीपी चेक होता है तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर का रेंज होता है वो 120/80 होता है मिलीमीटर ऑफ Hg। देखिए तो नॉर्मल क्या 120 क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है, 80 क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर है। तो 120 सिस्टोलिक का मतलब होता है कि जब ब्लड पंप करना, एक तरीके से कहता है पंपिंग प्रेशर। तो पंपिंग प्रेशर कितना है 120 mmHg, और 80 mmHg क्या है, ये डायस्टोलिक है जिसे रेस्टिंग प्रेशर कहते हैं।
ठीक है। तो देखिए जब किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर 120 या 80 से ऊपर हो जाता है, 120 कितना ऊपर, अब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कितना ऊपर, तो देखिए ये क्या है, जब 140 और 90 mmHg और इससे ऊपर जब ब्लड का प्रेशर पहुंच जाता है तो इससे क्या होता है, और ये कंटिन्यू बना रहता है, तो इससे क्या होता है, ये ब्लड के अंदर जब ये कंटिन्यू बने रहने की वजह से एक डिसऑर्डर्स जनरेट होती है जिसे कहते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। चलिए तो अब देखिए नेक्स्ट आता फ्रेंड्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। हाइपरटेंशन के बाद कौन सा आता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसे फ्रेंड्स एक और नाम से जानते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसे कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है क्या फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये एक दिल से जुड़ी हुई बीमारी है, क्योंकि वही हम पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, इट अफेक्ट्स द वेसल्स दैट सप्लाइड ब्लड टू द हार्ट मसल्स। ये देखिए सबसे खास करके क्या है, ये किसको अफेक्ट करता है, ये ब्लड के उन सारे वेसल्स को अफेक्ट करता है, उन सारे ब्लड के वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है जो वेसल्स ब्लड को हार्ट तक सप्लाई करता है। तो हार्ट मसल्स तक जब ब्लड कम्प्लीटली नहीं पहुंच पाता, तो जिससे क्या होगा, जब ब्लड कम्प्लीटली हार्ट मसल्स तक नहीं पहुंच पाता, तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ब्लड के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होगी, ब्लड के फ्लो होने में प्रॉब्लम होगी और हार्ट में फाइनली पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो देखिए इट इज़ काउज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू इन द ब्लड वेसल्स विच मेक द ल्यूमन ऑफ आर्टरीज नैरो। क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, कि जो जनरली, इसको चलिए यहाँ से समझते हैं। ये देखिए ये नॉर्मल हार्ट की आर्टरीज़ है, ठीक है। तो हार्ट के अंदर जो आर्टरीज़ है नॉर्मल है, ये आप देख रहे हैं, इसके जो वेट था फ्रेंड्स, इसके ल्यूमन की जो वेट है ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ से ब्लड इजीली फ्लो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, एक नॉर्मल पेशेंट है, ठीक है। लेकिन आर्टरी जब आपके यहाँ पे देखिए, इस स्टेज में देखिए, ये आर्टरी के अंदर क्या धीरे धीरे साइड में क्या है, डिपोजिशन स्टार्ट हो गई। डिपोजिशन का मतलब होता है कैल्शियम, आयन और भी जितनी भी चीज़ें हार्ट के अंदर है, कोलेस्ट्रॉल है, कैल्शियम, आयन है, ये सब जब इसके साइड में जब आकर डिपॉजिट होना, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या है, आर्टरी की जो विड्थ होती है, ल्यूमन है, नैरो हो जाती है, उसके अंदर खाली जो स्पेस है, स्पेस नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है, जिससे क्या है, अब ब्लड को फ्लो होने में एक प्रेशर लगाकर ब्लड को फ्लो होना पड़ता है, कि प्रेशर यहाँ पे जनरेट होता है, और प्रेशर होने की वजह से जो ब्लड है हार्ट के मसल्स तक इजीली नहीं पहुँच पाता, जिससे कि पेशेंट को एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बाद जिस पेशेंट को फ्रेंड्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाता है, तो अगर इसका टाइम टू टाइम अगर ट्रीटमेंट इसका नहीं हुआ, तो इससे इसी पेशेंट को हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब चलिए समझते हैं हार्ट अटैक क्या होता है। देखिए हार्ट अटैक क्या है, इसे बोलते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ठीक है। तो हार्ट अटैक क्या है, अ हार्ट अटैक अकर्स व्हेन द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट इज ब्लॉक्ड। अभी आपको बताया था CAD के अंदर, आपको बताया था कि जो ब्लड है फ्रेंड्स, जब हार्ट के मसल्स तक नहीं पहुंच पाता, तो इससे क्या होता है, क्यों नहीं पहुंच पाता, तो उसके अंदर जो आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आना स्टार्ट हो जाता है, कैल्शियम आयंस वगैरह डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप ज़्यादा फैटी कुछ खाते हैं तो उस वजह से क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। तो हार्ट अटैक क्यों होता है, तो वो जो है आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, और ब्लॉकेज इज़ द मोस्ट ऑफन अ बिल्ड अप ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंस। अभी आपको बताया था कि ब्लॉकेज किस वजह से होगी, कोलेस्ट्रॉल, फैट और अदर सब्सटेंस के डिपोजिशन की वजह से ब्लॉकेज आएगी। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जब ब्लड आपका कंटिन्यूसली फ्लो नहीं हो पाएगा और आपका हार्ट कंटिन्यूसली ब्लड को पंप करेगा, तो ब्लड जब आगे हार्ट से पंप हो रहा है और एक तरफ से समझ लीजिए मशीन कंटिन्यू चल रही है और दूसरी तरफ उनको जाने का रास्ता ही नहीं है ब्लड को, तो क्या होगा, फाइनली वहाँ पे एक प्रेशर बिल्डअप होगा, और या तो क्या होगा, वहाँ पे जो आर्टरी है, आर्टरी डैमेज हो जाएगा। आर्टरी डैमेज होगी तो डैमेज होने की वजह से क्या है, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फाइनली पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकते हैं। देखिए क्या है, ये रहा, ये देखिए, ये हार्ट की जो आर्टरी है, इस आर्टरी के अंदर ये देख रहे हैं, ये कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम आयंस, ये सब डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया, और इससे क्या हुआ, आर्टरी ब्लॉक हो गई। आर्टरी जैसी ब्लॉक हुई तो मसल्स क्या है, डैमेज होने स्टार्ट हो गए। ये देख रहे हैं, ये जो पीला पीला ये कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। तो कैल्शियम आयंस, कोलेस्ट्रॉल, ये क्या है, जैसे इसके अंदर आके डिपॉजिट हो जाता है तो हार्ट के मसल्स कंटिन्यूसली वर्क नहीं कर पा रहे, तो इससे क्या हुआ, हार्ट अटैक होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट आता है इसके अंदर एंजाइना।
एंजाइना क्या फ्रेंड्स, इसको समझते हैं। एंजाइना का मतलब देखिए, जैसे हमने अभी आपको बताया था CAD के अंदर जब आपके हार्ट मसल्स को ठीक तरीके से ब्लड नहीं मिल पा रहा है पूरी तरीके से, तो वहाँ पे जो बीमारी हो रही थी उसे हमने CAD का नाम दिया था। लेकिन एंजाइना की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो एंजाइना में क्या होता है, ये डिसऑर्डर होती है जनरली पेशेंट को। क्या होगा, पेशेंट के चेस्ट के अंदर एक्यूट पेन होगा। एक्यूट पेन का मतलब होता है एक मीठा मीठा सा दर्द होगा, हमेशा बना रहेगा। तो ये किस वजह से होता है, जब आपके हार्ट के मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। यानी ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं सांस में, तो वो अगर वो इनफ ऑक्सीजन पूरी तरीके से, जितने आपके हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, तो इससे क्या होगा, पेशेंट को एक डिसऑर्डर्स होगी, एंजाइना नाम की डिजीज़ होगी, और चेस्ट के अंदर एक तरीके से क्रैम्पिंग होगी, कोलैप्सिंग होगी। उनको बिल्कुल ऐसा लगेगा चेस्ट बिल्कुल कोलैप्स हुआ पड़ा है, और उसमें जो चेस्ट के लेफ़्ट साइड में नीचे की तरफ दर्द होना स्टार्ट होगा, और वो एक बिल्कुल एक्यूट पेन होगा, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा सा। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इसके सिम्टम क्या होंगे, एक्यूट चेस्ट पेन बताया था आपको। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद फ्रेंड्स एक आध डिसऑर्डर्स और भी हैं इसके अंदर। कौन से डिसऑर्डर्स, उसको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक डिसऑर्डर इसके अंदर आता है फ्रेंड्स, वो आता है आपका कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, ये क्या आता है आपका, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, इसको समझते हैं एक बार। देखिए, होता क्या है, कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है जब आपकी हार्ट कंटिन्यूसली बीट कर रही है। क्या होती है, हार्ट बीट कंटिन्यू कर रही है, लेकिन अचानक से किसी वजह से जब आपके हार्ट के अंदर हार्ट की बीटिंग स्टॉप हो जाती है। जब आपकी हार्ट की बीटिंग स्टॉप हो जाती है, तो इससे क्या है, एक बीमारी हो जाएगी जिसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट, और पेशेंट को, यानी कहते हैं ना दिल का दौड़ा पड़ना, तो पेशेंट की बिल्कुल एकदम से ही हार्ट की बीटिंग रुक जाएगी। और ECG की जो लाइन है, जैसे जनरल लाइन मैंने आपको बताई थी कि ECG की लाइनिंग क्या होती है, एक मिनट, तो ECG की जो फ्रेंड्स लाइनिंग होती है, ये P वेव है, ये QRS, और ये T वेव है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली एक वेव है, T वेव है। तो ये जनरली इसकी ये है, और जैसे ही कार्डियक अरेस्ट करेगा, हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगी, तो फ्रेंड्स ये वाले जो ECG की जो लाइनिंग होगी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, जिससे क्या है, इसका सीधा सा मतलब है कि पेशेंट की फाइनली डेथ हो चुकी है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो अभी आपने पढ़ा, और होप कि फ्रेंड्स आपको ये सारे डिसऑर्डर्स अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ फ्रेंड्स अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।